सर्दियों की रात बहुत लंबी होती है। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही तेज थी। हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने बर्फ के नुकीले टुकड़े आसमान से नीचे फेंक दिए हों। चारों तरफ धुंध थी। पेड़ों के पत्ते कांप रहे थे। कच्ची मिट्टी की झोपड़ी के बाहर सब कुछ चुप था। लेकिन उस झोपड़ी के अंदर जिंदगी ठंड से लड़ रही थी। उस झोपड़ी में 3 लोग रहते थे। एक थी बूढ़ी माँ, जिनका नाम था गीता। उनका बेटा था राहुल, और राहुल का छोटा सा बेटा था चिंटू। झोपड़ी बहुत छोटी थी। दीवारें मिट्टी की थीं। छत पर फटे हुए टाट और सूखी घास रखी थी। जमीन कच्ची थी। ठंड में वो जमीन भी बर्फ जैसी ठंडी हो जाती थी। झोपड़ी के एक कोने में टूटा हुआ चूल्हा था। दूसरे कोने में पुराने कपड़ों का ढेर, जिसे वो लोग बिस्तर बनाकर सोते थे। गीता बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उनके बाल पूरे सफेद थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। आंखें कमजोर हो गई थीं, लेकिन उनमें अब भी ममता भरी थी। ठंड में उनके हाथ कांपते रहते थे। फिर भी वो हर दिन अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती थी। राहुल लगभग 30 साल का था। पतला शरीर, सूखा चेहरा। मेहनत बहुत करता था, लेकिन काम कभी पक्का नहीं मिलता था। कभी मजदूरी, कभी किसी के खेत में काम, कभी लकड़ी काटना। जो भी मिलता उसी में घर चलता था। चिंटू बस 8 साल का था। दुबला पतला सा बच्चा। ठंड में उसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। उसके पास पूरे कपड़े नहीं थे। एक पुरानी फटी हुई स्वेटर और आधी बाजू की शर्ट। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों में मासूमियत थी। उस रात ठंड बहुत ज्यादा थी। हवा झोपड़ी के अंदर तक घुस रही थी। टाट के छेदों से ठंडी हवा सीधे शरीर को चुभ रही थी। गीता खांस रही थी। राहुल, आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। उनकी आवाज कमजोर थी। राहुल ने पास पड़े पुराने कंबल को उठाया और अपनी माँ के ऊपर डाल दिया। अम्मा, यही बचा है, थोड़ा सह लो, गीता ने धीमी आवाज में कहा। तू और चिंटू कैसे रहोगे बेटा? राहुल ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कंबल एक ही है। अगर माँ को देगा तो वो और चिंटू ठंड में रहेंगे। चिंटू एक कोने में सिकुड़ कर बैठा था। उसके दांत बज रहे थे। बाबा, बहुत ठंड लग रही है, उसने रोते हुए कहा। राहुल का दिल टूट गया। उसने चिंटू को अपनी गोद में खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। चुप, ऐसे ही रहो, शरीर से शरीर लगा रहेगा तो थोड़ी गर्मी मिलेगी। चूल्हे में आग नहीं थी, लकड़ी नहीं थी। सुबह से कुछ भी नहीं जला था। दिन में राहुल काम ढूंढने गया था, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। शाम तक भूखा लौटा था। गीता ने धीरे से कहा, आज कुछ खाया नहीं। राहुल ने झूठ बोला, खाया है अम्मा, आप सो जाओ। लेकिन सच्चाई ये थी कि तीनों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। रात और ठंडी होती जा रही थी। हवा की आवाज डरावनी लग रही थी। बाहर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। चिंटू की सांस तेज चलने लगी। उसका शरीर तपने लगा। बाबा, मेरा सिर घूम रहा है। राहुल घबरा गया। उसने चिंटू का माथा छुआ। अरे, बहुत गर्म है, गीता ने कांपती आवाज में कहा। बुखार है, इस ठंड में अगर बुखार बढ़ गया तो? वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं अभी कुछ करता हूँ। वो बाहर निकला। ठंडी हवा ने उसे जोर से झकझोर दिया। उसके पैर जम गए। चारों तरफ अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं था। वो गांव की तरफ भागा। किसी के दरवाजे पर जाकर आवाज दी, कोई है? थोड़ा सा अलाव के लिए लकड़ी दे दो। एक घर का दरवाजा खुला। अंदर से आवाज आई, इस ठंड में बाहर क्यों खड़ा है? हमारे पास खुद कम है। दरवाजा बंद हो गया। राहुल दूसरे घर गया, फिर तीसरे। हर जगह वही जवाब, कोई मदद को तैयार नहीं था। ठंड और बढ़ गई। राहुल के हाथ सुन्न हो गए। फिर भी वो झोपड़ी के पास सूखी टहनियां ढूंढने लगा। थोड़ी सी लकड़ी मिली। उसने उसे उठाया और झोपड़ी की तरफ दौड़ा। अंदर आकर उसने चूल्हे में आग जलाई। बहुत छोटी आग थी, लेकिन थोड़ी गर्मी देने लगी। चिंटू को आग के पास लिटाया गया। गीता ने अपने कांपते हाथों से चिंटू के सिर पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठंड आसान नहीं थी। रात लंबी थी। आग धीरे धीरे बुझने लगी। गीता की खांसी तेज हो गई। उनका सांस लेना भारी हो गया। राहुल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राहुल ने अपनी माँ को पकड़ लिया। अम्मा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके दिल में डर बैठ गया था। बाहर बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी।
अंदर 3 जिंदगियां उस ठंड से लड़ रही थीं। रात के आखिरी पहर में चिंटू की हालत और बिगड़ गई। वो बड़बड़ाने लगा। बाबा, मुझे नींद आ रही है, गीता ने डरते हुए कहा। इसे सोने मत देना। राहुल पूरी रात जागता रहा। कभी आग को फूंकता, कभी चिंटू को हिलाता, कभी माँ का हाथ पकड़ता। सूरज निकलने में अभी बहुत देर थी। ठंड ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया था और उसी ठंड की पहली रात ने इस गरीब झोपड़ी की किस्मत बदलनी शुरू कर दी। रात की ठंड ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। झोपड़ी के अंदर आग की आखिरी चिंगारी भी बुझ चुकी थी। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सूझ नहीं रहा था। बस ठंडी हवा की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। राहुल की आंखें लाल हो चुकी थीं। पूरी रात जागते जागते शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन वो सो नहीं सकता था। एक तरफ उसकी बूढ़ी माँ गीता थी, जिनकी सांस अब बहुत धीमी चल रही थी। दूसरी तरफ चिंटू था, जो बुखार में तप रहा था। राहुल ने चिंटू के गाल को थपथपाया। चिंटू, आंख खोल, देख मैं यही हूं। चिंटू ने हल्की सी आंख खोली। उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। बाबा, बहुत ठंड है। राहुल ने अपने फटे कुर्ते को उतारकर चिंटू के ऊपर डाल दिया। खुद बस पतली शर्ट में रह गया। ठंड उसके शरीर में चाकू की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने दांत भींच ली। गीता ने कांपते हुए कहा, बेटा, तू बीमार पड़ जाएगा। राहुल ने झूठी मुस्कान बनाई। मैं ठीक हूं अम्मा, आप बस लेटी रहो। लेकिन सच ये था कि राहुल के पैर सुन्न हो चुके थे। उंगलियां जमी हुई थीं। बाहर मुर्गे की पहली आवाज आई। रात अब ढलने लगी थी। थोड़ी सी रोशनी आसमान में दिखी। सुबह होने वाली थी, लेकिन ठंड कम नहीं हुई थी। राहुल ने सोचा, अगर आज कुछ नहीं किया तो शायद। उसने आगे सोचना बंद कर दिया। उसने झोपड़ी से बाहर कदम रखा। जमीन ठंडी और गीली थी। उसके पैर कांप रहे थे। फिर भी वो गांव की तरफ चल पड़ा। आज उसे किसी भी हालत में मदद ढूंढनी थी। गांव में लोग अपने अपने घरों में आग ताप रहे थे। धुएं की गंध हवा में थी। राहुल को वो गंध भूख और जलन दोनों दे रही थी। वो एक घर के सामने रुका। दरवाजा खटखटाया। काका, मेरी मदद कर दो, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। दरवाजा थोड़ा खुला। एक आदमी ने अंदर से देखा। अभी सुबह सुबह हमारे पास समय नहीं। दरवाजा बंद। राहुल अगले घर गया, फिर अगले। हर जगह वही बात। हम खुद परेशान हैं। अभी नहीं, कुछ नहीं है देने को। राहुल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोया नहीं। वो जानता था रोने से कुछ नहीं बदलेगा। चलते चलते उसे गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी दुकान दिखी। बूढ़ा दुकानदार आग के पास बैठा था। राहुल ने हाथ जोड़ दिए। बाबा, थोड़ा सा गुड़ या चाय की पत्ती दे दो, बच्चा ठंड में कांप रहा है। दुकानदार ने राहुल को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे कपड़े, नीला पड़ा चेहरा। पैसे हैं? राहुल ने सिर झुका लिया। नहीं। दुकानदार ने लंबी सांस ली। ठीक है, थोड़ा ले जा, लेकिन याद रखना। राहुल की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। वो जल्दी जल्दी झोपड़ी की तरफ लौटा। अंदर आकर उसने चूल्हे में फिर से आग जलाई। गीता ने कांपते हाथों से गुड़ का छोटा टुकड़ा तोड़ा और चिंटू को दिया। खा ले बेटा, इससे थोड़ी ताकत आएगी। चिंटू ने मुश्किल से गुड़ मुंह में रखा। राहुल ने चाय बनाई, बहुत हल्की चाय। तीनों ने थोड़ा थोड़ा पिया। गर्म चाय ने शरीर में थोड़ी जान डाली, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। चिंटू की हालत फिर बिगड़ने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। गीता घबरा गई। राहुल, इसे कहीं दिखाना पड़ेगा। राहुल जानता था, लेकिन दिखाए कहाँ? डॉक्टर दूर था, पैसे नहीं थे। तभी झोपड़ी के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। राहुल चौंका। दरवाजा खुला। सामने गांव की एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में पुरानी शॉल थी। सुना है बच्चा बीमार है। गीता की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बहन, बहुत बुरा हाल है। औरत ने शॉल चिंटू के ऊपर डाल दी। ये रख लो, पुरानी है लेकिन गरम है। राहुल का गला भर आया। बहन, हम ये कैसे चुका पाएंगे? औरत ने सिर हिलाया। जब मन करे लौटा देना। वो चली गई। झोपड़ी में थोड़ी गर्मी और थोड़ी उम्मीद आ गई। दिन चढ़ने लगा। सूरज निकला, लेकिन उसकी गर्मी ठंड के सामने बहुत कम थी। गीता ने राहुल को देखा। बेटा, तू बाहर जा, आज कुछ काम मिल जाए। राहुल ने चिंटू को देखा, फिर माँ को। मैं जल्दी लौट आऊंगा।
वो फिर निकल पड़ा। आज उसकी किस्मत थोड़ी साथ थी। एक किसान ने उसे आधे दिन की मजदूरी पर रख लिया। लकड़ी ढोनी थी। राहुल ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसके हाथ छिल गए, पीठ दर्द करने लगी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे बस पैसे चाहिए थे। शाम तक उसे थोड़े से पैसे मिले, बहुत कम, लेकिन उम्मीद के लिए काफी। वो दौड़ता हुआ घर लौटा। रास्ते में थोड़ा अनाज और दवा ले आया। झोपड़ी में गीता चिंटू के पास बैठी थी। कैसा है? राहुल ने पूछा। गीता ने हल्की मुस्कान दी। बुखार थोड़ा कम है। राहुल ने राहत की सांस ली। उस रात फिर ठंड थी, लेकिन इस बार दिल में डर के साथ साथ थोड़ा साहस भी था। गीता ने धीरे से कहा, ठंड बहुत कुछ छीन लेती है बेटा, लेकिन अगर हम हार ना माने तो सब कुछ खत्म नहीं होता। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ा। मैं हार नहीं मानूंगा अम्मा। बाहर ठंडी हवा फिर चलने लगी, लेकिन झोपड़ी के अंदर अब सिर्फ ठंड नहीं थी, वहां उम्मीद भी थी। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठंड का कहर अभी और इम्तिहान लेने वाला था। रात फिर लौट आई थी। वही सन्नाटा, वही काटती ठंड, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर सिर्फ डर नहीं था, एक जिद भी थी, जिंदा रहने की जिद। राहुल आग के पास बैठा था। लकड़ियां धीरे धीरे जल रही थीं। आग की रोशनी में उसकी थकी हुई आंखें चमक रही थीं। गीता पास में बैठी चिंटू के सिर पर हाथ फेर रही थी। चिंटू अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी सांस पहले से थोड़ी ठीक थी। गीता ने धीमी आवाज में कहा, आज दिन निकल गया, शायद ये रात भी निकल जाए। राहुल ने सिर हिलाया। हाँ अम्मा, अब मैं टूटने नहीं दूंगा। बाहर हवा जोर से चली। झोपड़ी हिल गई। छत से सूखी घास के कुछ दिन के नीचे गिर पड़े। चिंटू डर कर सिमट गया। बाबा, उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। डर मत, मैं हूं ना। रात गहरी होती गई। आग बुझने लगी। राहुल फिर बाहर गया लकड़ी ढूंढने। ठंड अब और तेज हो गई थी। जमीन पर ओस जम गई थी। उसके पैर सुन्न हो चुके थे। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज आई। राहुल रुक गया। उसने ध्यान से सुना। कोई है? कोई मदद कर दो। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। राहुल बिना सोचे उस तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। शरीर कांप रहा था। बाबा, क्या हुआ? राहुल ने पूछा। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, पैर चल नहीं पा रहे, ठंड बहुत है। राहुल ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो बूढ़े को उठाने लगा। मेरे साथ चलो, मेरी झोपड़ी पास ही है। बूढ़ा भारी था, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत लगा दी। उसे सहारा देकर झोपड़ी तक लाया। गीता ने बूढ़े को देखा तो चौंक गई। अरे, ये कौन है? अम्मा, ठंड में गिर पड़ा था। गीता ने बिना कुछ पूछे उसे आग के पास बैठा दिया। बैठो, पहले गर्म हो जाओ। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बहुत दिनों बाद किसी ने ऐसे पूछा। गीता ने चिंटू की शॉल का थोड़ा हिस्सा उस बूढ़े को दे दिया। ठंड सबके लिए एक जैसी होती है। बूढ़ा देर तक आग तापता रहा। फिर उसने कहा, मेरा नाम मोहन है, मैं इस गांव के बाहर रहता हूँ। आज तबीयत बिगड़ गई। राहुल ने उसे चाय दी। थोड़ी गरम चाय पी लो। मोहन ने चाय पीते हुए राहुल को देखा। तू बहुत नेक दिल है बेटा, खुद गरीब होकर भी मदद कर रहा है। राहुल ने सिर झुका लिया। गरीबी समझ आती है। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। इसलिए रात किसी तरह कट गई। सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन ठंड अब भी थी। मोहन की हालत थोड़ी सुधर गई थी। वो उठकर खड़ा हुआ। अब मैं जा सकता हूँ, गीता ने कहा। इतनी जल्दी नहीं, कुछ खा लो। मोहन ने झोपड़ी को देखा। तुम लोग बहुत मुश्किल में हो। राहुल कुछ नहीं बोला। मोहन ने जाते जाते कहा, अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं पास के बड़े खेतों में काम देखता हूँ। राहुल को पहली बार लगा शायद कोई रास्ता खुले। मोहन चला गया। दिन चढ़ा। राहुल फिर काम की तलाश में निकला। आज उसे लकड़ी काटने का काम मिला। पूरा दिन मेहनत की, हाथ छिल गए, खून भी निकला, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। शाम को जब लौटा तो देखा चिंटू बाहर बैठा है। बाबा देखो, मैं ठीक हूँ। राहुल की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, तू ठीक हो रहा है। गीता ने कहा, आज पड़ोस की औरत ने थोड़ा चावल दिया।
उस रात पहली बार तीनों ने पेट भरकर खाया, लेकिन ठंड का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन सुबह गीता उठ नहीं पाई। राहुल ने आवाज दी, अम्मा। कोई जवाब नहीं। वो घबरा गया। अम्मा। गीता की आंखें बंद थीं, सांस बहुत हल्की थी। राहुल का शरीर कांप गया। नहीं अम्मा। चिंटू रोने लगा। दादी। राहुल ने मां को झकझोरा। अम्मा, आंख खोलो। गीता की पलकों में हलचल हुई। बेटा, बस इतना ही बोली। राहुल ने फैसला कर लिया, आज चाहे जो हो, अम्मा को दिखाना ही पड़ेगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ ने मना किया, कुछ ने बहाने बनाए। आखिरकार 2 लोग मान गए। गीता को एक पुराने ठेले पर लिटाया गया। ठंड में ठेला हिलता रहा। रास्ता लंबा था। गीता बार बार बेहोश हो रही थी। चिंटू रास्ते भर दादी का हाथ पकड़े रोता रहा। किसी तरह उन्हें दूर के छोटे से अस्पताल तक पहुंचाया गया। अंदर बहुत भीड़ थी। डॉक्टर ने देखा, ठंड से हालत बिगड़ी है, कमजोरी बहुत है। राहुल की आवाज कांप गई। बच जाएंगी ना? डॉक्टर ने कहा, कोशिश करेंगे, लेकिन देखभाल चाहिए। राहुल के पास पैसे नहीं थे। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। तभी मोहन वहां आया। मैंने सुना, उसने डॉक्टर से बात की, थोड़ी मदद की। गीता को दवा मिली। कुछ घंटों बाद उनकी हालत थोड़ी संभली। राहुल पहली बार जोर से रोया। अगर आप न होते, मोहन ने कहा, आज तुमने जो मदद मुझे दी थी वो लौट रही है। शाम तक गीता की आंखें खुली। उन्होंने राहुल को देखा। बेटा। राहुल ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं यहीं हूं। उस रात अस्पताल में ही बिताई गई। ठंड बाहर थी, लेकिन अंदर थोड़ी राहत थी। अगले कुछ दिन मुश्किल भरे थे। राहुल दिन में काम करता, रात में मां के पास रहता। चिंटू अब हंसने लगा था। बाबा, दादी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद गीता वापस झोपड़ी आई। कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। झोपड़ी वहीं थी, ठंड वहीं थी, लेकिन राहुल अब पहले जैसा नहीं था। वो हर दिन मेहनत करने लगा। गांव में लोग भी अब उसे पहचानने लगे थे। मोहन ने उसे पक्के काम में लगा दिया। चिंटू स्कूल जाने लगा, पुराने कपड़ों में, लेकिन मुस्कान के साथ। गीता अक्सर आग के पास बैठकर कहती, ठंड बहुत डराती है, लेकिन इंसान अगर डट जाए तो ठंड भी हार जाती है। बाहर फिर सर्द हवा चली, लेकिन इस बार झोपड़ी के अंदर डर नहीं था, सिर्फ संघर्ष था और आगे बढ़ने की उम्मीद, क्योंकि ठंड का कहर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और जिंदगी का असली इम्तिहान अभी बाकी था। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप भी बड़े दिल वाले हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।